मे पॉसिबिलिटी तो करता ही है, उसके अलावा और क्या यूज था? परमिशन के लिए और ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव क्या होते हैं? विश या डिजायर, अच्छी या बुरी, दोनों, कैसी भी विश या डिजायर हो चलेगा काम। चलिए, शैल का यूज याद है क्या? क्या क्या था शैल का यूज? ऑफर ऑफ सर्विस, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन और नॉर्मल विल शेल, जहां पे काम में आते हैं। सिर्फ 2 4 5 ही पढ़ रहे हैं, बाकी तो सिर्फ शक्ल देख रहे हैं, तो ऐसे तो पिछड़ते जाओगे। जो याद करवा दिया जाए उसको साथ के साथ कर लो, ठीक है ना? तो ये वरना बाद में फिर एक आपके लिए समस्या बन जाएगी इनको याद करना। आज कितने नंबर से शुरू करना है हमें? 8 हो गया या 8 देना है? 7 हो गए, 8 नंबर देना है। मे हो गया, विल शैल शुड वुड दोनों हो गए, ठीक है। चलो अगला मॉडल हम लिखते हैं कैन और कुड। पहले कैन फिर कुड। सिंपल मॉडल में यही बच रहे हैं ना, कैन और कुड। फिर अपन आ जाएंगे स्पेशल मॉडल्स पे। कैन की अगर मैं बात करूं तो कैन का हिंदी सर ने बताया था क्या? सकता है, लेकिन कौन सा वाला सकता है? एबिलिटी वाला, क्षमता वाला सकता है। कौन सा मॉडल? कैन। और संभावना वाला सकता है कौन सा मॉडल? मे। कल वाली क्लास में बताया था ना कि सकता है तो मे में भी आता है और सकता है कैन में भी आता है, तो अंतर क्या? जैसे शायद वो जा सकता है, मे आएगा, क्योंकि सकता है को देख के थोड़ी हम कैन या मे लगाते हैं। उसकी फीलिंग, मॉडल्स हमेशा फीलिंग पे चलते हैं, भावनाओं पे चलते हैं मॉडल्स, तो इनकी भावना समझ के हमें मॉडल लगाना है, ठीक है क्या? और मैं ये लाइट उठा सकती हूं, कैन या मे? क्षमता, समझ रहे हो? अब ये क्षमता के अनुसार हमें ध्यान में रखना है, आपकी एबिलिटी चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, मॉडल कौन सा आएगा? कैन आएगा। कोई काम ऐसा है जो 100% सिर्फ इसी क्षमता पे डिपेंडेंट है, तो मॉडल कौन सा आएगा? कैन। पॉसिबिलिटी को अलग कर दिया हमने और एबिलिटी को अलग कर दिया। फिर एक रिक्वेस्ट के अंदर भी इसका यूज आता है। पहला यूज तो यही है एबिलिटी के लिए, इसको मैं अलग से लिख देती हूँ यहां, यूज। पहला यूज तो एबिलिटी के लिए। एबिलिटी कौन कौन सी, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो। जैसे एग्जाम्पल, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस डिब्बे को उठा सकती हूँ। अच्छा, ये तो मेरी शारीरिक क्षमता हो गई। मानसिक क्षमता, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। दो क्यों लिख रहे हैं हम? ताकि आपको ये ना लगे कि सिर्फ जो काम आप फिजिकली कर पाओ वही कैन में आएगा। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन रिप्लाई टू योर आंसर, आई कैन रिप्लाई टू योर क्वेश्चन, या आई कैन आंसर टू योर क्वेश्चन, आपके प्रश्न का जवाब दे सकती हूँ, वो भी क्षमता है मेरी, कैपेसिटी है, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि कहां पे कैन का यूज करना है, तो रिक्वेस्ट के लिए भी कैन का यूज किया जा सकता है। सिर्फ मैंने क्या लिखी है? रिक्वेस्ट। अभी आगे यहां पे पता चलेगा कि रिक्वेस्ट के लिए सबसे ज्यादा काम में आने वाला मॉडल होता है कुड। कौन सा मॉडल? कुड। यहां सिर्फ मैंने रिक्वेस्ट लिखी है, पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं लिखी है। डिफरेंस अभी आपको समझ में आएगा दोनों के अंदर, ये ध्यान रखना। रिक्वेस्ट जैसे कैन यू डू इट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? ये सिर्फ रिक्वेस्ट है, इसमें विनम्रता का भाव है। किसका भाव है? विनम्रता का भाव। और वो रिक्वेस्ट ही क्या जिसमें विनम्रता ना हो? भाई आप किसी से कोई काम करवाना चाह रहे हो और उससे अगर आप पोलाइट नहीं होगे तो आपकी सुनेगा क्या? मान लो मैं आपसे ही बोल रही हूँ कि दरवाजा खोल दो, अकड़ के खोलोगे? नहीं खोलोगे। यही मैं आपको बोलूं प्लीज दरवाजा खोल दो या कृपया दरवाजा खोल दीजिए प्लीज थोड़ा सा, है ना, तो आप खोल दोगे। तो हमें अगर रिक्वेस्ट करनी है तो हमें रिक्वेस्ट कैसी रखनी पड़ेगी? पोलाइट वाली। और पोलाइटली जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो मॉडल काम में आता है कुड। कौन सा? कुड। वो मैं लिखवाऊंगी, पहले ये लिखो। एक यूज और है, ये लिख लोगे जब मैं स्लाइड बढ़ा के लिख दूंगी। अब इसको आप थोड़ा सिस्टम से लिख लेना, है ना। सिस्टम से कैसे लिखोगे? क्षमता, कौन कौन सी क्षमता, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, ठीक है। एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, कुछ भी लिख लो। एग्जाम्पल 2 लिख लेना। उसके बाद में दूसरा यूज है रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन यहां लिख लेना कि इसमें पोलाइटनेस नहीं होती, ये पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं है, इसमें विनम्रता का भाव है। फिर एग्जाम्पल लिख लेना।
पॉसिबिलिटी के लिए कौन सा मॉडल, एबिलिटी के लिए कौन सा मॉडल, आप लोग मुझे बता देना जब हो जाए उसके बाद ही, है ना। क्या है कि कुछ लोग नहीं लिख पाते, बहुत धीरे धीरे लिखते हैं, तो वो प्लीज मुझे बता देना, इन्फॉर्म कर देना। ऑनलाइन में भी कुछ दिखा दो, फिर वो कहेंगे कि मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। इसी से ही चलेगा ना टीवी, चला दिया मैंने। हम्म बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ कि एग्जाम्पल्स लिखवाऊं, और आई गेस सब में अपन एग्जाम्पल लिख ही रहे हैं ना। आवाज तो आ रही है, ठीक है, चलो क्लियर है। एक और इसका लिख लिया क्या, एक और इसका लिख लेते हैं। कोई कुछ बोल रहा है क्या, वापस समझाऊं? चलो ठीक है, ध्यान दो, फिर से ध्यान दो। आप कोई काम कर सकते हो, आपकी क्षमता है, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, किसी भी काम को आप कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मैं ये टेबल उठा सकती हूँ, मैं यहां से गाड़ी चलाकर ले जा सकती हूँ, मेरी क्षमता है। तो उस क्षमता को दिखाने के लिए मॉडल कौन सा आता है, कैन। मॉडल कौन सा आता है, कैन। लेकिन मैं शायद जयपुर जा सकती हूँ, तो कंफर्म है क्या कि जाऊंगी जाऊंगी, शायद जा सकती हूँ, वहां क्या है, संभावना। तो जब बात संभावना की हो, पॉसिबिलिटी की हो, तो मॉडल कौन सा आता है, मे। मॉडल कौन सा, मे। और जब बात क्षमता की हो तो मॉडल कौन सा, कैन। क्लियर है। फिर मैंने दूसरी बात लिखी कि रिक्वेस्ट के लिए मॉडल कौन सा, कैन। लेकिन इसका यूज हम कम करेंगे, नहीं के बराबर करेंगे। मैंने यहाँ क्यों लिखा है, कई कई जगह मैंने आपको बताया ना, जब आप नॉवल वगैरह पढ़ते हो तो वहां कैन का यूज मिल जाएगा, इसीलिए मेरे को यहाँ लिखवाना पड़ा। हम सामान्यतः जब भी हमें एग्जाम में दिया जाएगा तो हम रिक्वेस्ट के लिए कैन का यूज नहीं करेंगे, किसका करेंगे, कुड का करेंगे। क्यों, क्योंकि कैन वाली रिक्वेस्ट और कुड वाली रिक्वेस्ट में डिफरेंस है। पोलाइटनेस कौन से वाले में, कुड वाले में, इस वाले में पोलाइटनेस नहीं है। और जब आप रिक्वेस्ट कर ही रहे हो तो पोलाइट तो आपको होना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे कैन यू डू इट फॉर मी, ये सही है, गलत नहीं है ग्रामर के अनुसार। लेकिन ज्यादा सही कौन सा वाला होता है, कुड यू डू इट फॉर मी, उसमें क्या होती, पोलाइटनेस होती। क्लियर है अब चीज। चलिए अब तीसरा यूज इसका एक और बताती हूं। मैंने बोला पॉसिबिलिटी के लिए मे, एबिलिटी के लिए कैन। अगर केस ऐसा आ जाए एबिलिटी प्लस पॉसिबिलिटी, तब किसका यूज होगा, कैन का। क्षमता के साथ में पॉसिबिलिटी आए, इसका एग्जाम्पल समझाना पड़ेगा, इसको लिख लो तो मैं ऊपर कर दूंगी। वीक में हम रिजर्व रखेंगे 2 या 3 दिन, जैसे ही मॉडल खत्म होगा मैं वोकैब ही स्टार्ट करूंगी। आप लोड मत लो, मैं लास्ट में नहीं करवाऊंगी वोकैब, साथ में ही करेंगे अपन। बट मैं चल रही हूँ कि कोई टॉपिक चल रहा है उसको आप ब्रेक करके बीच में वोकैब स्टार्ट करोगे, डिस्टर्बेंस होगा। सो इट्स बेटर कि हम वीक में रिजर्व डे रख दें कि ये 2 दिन हम सिर्फ वोकैब पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हाँ, अब बात करते हैं, इसको ऊपर कर दूं ना। अब तो एबिलिटी समझ में आई, पॉसिबिलिटी समझ में आई। ये कौन सा केस है कि जहां पे क्षमता और एबिलिटी और पॉसिबिलिटी दोनों साथ में आती हो। तो एक क्वेश्चन आया था आरएएस एग्जाम के अंदर, कौन से एग्जाम में, आरएएस एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था। पहली बार किसी एग्जाम में इससे वही सवाल पूछा था, वही एग्जाम्पल से हम लिखना शुरू करते हैं। वहां लिखा हुआ आया था, मे इट स्नो दिस फार साउथ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है क्या। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछता हुआ सेंटेंस है। में कोई भी चीज अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है तो प्रश्नवाचक होती है। जिनको नहीं पता हो ब्रैकेट में लिख लो, बाकी जिनको पता है अच्छी बात है। ठीक है, प्रश्न है, दिक्कत क्या है इसमें, हमें प्रश्नवाचक नहीं, ये सेंटेंस प्रश्नवाचक है, वाक्य का प्रकार प्रश्नवाचक है।
कैसे पता चला? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ये कहना चाह रही हूँ ना। जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव। बताएंगे ना एक बारी, सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी बताएंगे। चलिए, ये मैंने अभी सेंटेंस आया इसलिए बताया। अब करना क्या था इसमें? वहां इसमें एरर ढूंढनी थी। आप ढूंढो, देखे मैंने आपको मॉडल पढ़ाया है ना, आप ढूंढो क्या होना चाहिए। अब आपको ये समझ ही नहीं आ रहा होगा, पहली बात तो लिखा हुआ क्या है। चलो थोड़ा इसको मैं आसान करूं। दिस फार साउथ का मतलब होता है इतना दूर साउथ में, इतना दूर दक्षिण में। एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, इतना दूर दक्षिण में। स्नो के बारे में अगर थोड़ा प्रकाश डालूं तो ये स्नो वर्ब भी होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मैंने आपको पढ़ाया है ना, और ये स्नो नाउन भी होता है। स्नो जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है बर्फबारी होना। क्या? बर्फबारी होना। और स्नो नाउन होता है तो इसका मतलब क्या होता है? बर्फ। ये क्या है? बर्फ है। और वर्ब एक्टिविटी दिखाती है, एक्शन दिखाती है, तो बर्फबारी होना। क्लियर है? अब मैंने बोला ये प्रश्नवाचक है तो ये सवाल पूछेगा। क्या सवाल है? क्या इतना दूर दक्षिण में, यहां वर्ब है स्नो या फिर नाउन है? कैसे पता चला? मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। क्या इतना दूर दक्षिण में बर्फबारी हो सकती है? अब जब मैंने इसको ट्रांसलेट किया तो मुझे यहां दिखा सकता है। अब सकता है से मे भी हो सकता है और कैन भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का ट्रांसलेशन क्या था? सकता है। अब ये तो चलो आरएस लेवल का था तो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स इन्होंने पूछ लिया, लेकिन इसको हमें तोड़ मरोड़ के इसको समझना चाहिए। कैसे? क्या इतना दूर दक्षिण में बर्फबारी हो सकती है? पहले तो ये दक्षिण समझो, ये दक्षिण कौन सा दक्षिण? तो यहां बात कर रहा है इंडिया के दक्षिण की। इंडिया का दक्षिण जानते हो? अगर मैं मैप बनाऊं तो ये बना देती हूँ, ज्योग्राफी नहीं है इसलिए इतना ही जान रही हूँ, ठीक है। तो ये दक्षिण है। अब आपने थोड़ा बहुत नॉलेज आपको इंडियन क्लाइमेट का तो होगा ही, सब पास किए हो तो थोड़ा बहुत। दक्षिण में कैसा क्लाइमेट रहता है? कभी सुने हो दक्षिण भारत? हाँ, बर्फबारी हो सकती है क्या वहां? अरे साउथ इंडिया में बारिश होती है, वहां खूब होती है, शुरुआत भी वहीं से ही होती है। वहीं से तो बारिश की अंदर एंटर करता है इंडिया के अंदर मानसून, वहीं से ही। लेकिन वहां बारिश हो सकती है क्या? तमिलनाडु के, ओ सॉरी, बर्फबारी हो सकती है क्या? बर्फबारी तो हमारे ऊपर के अलावा कहीं भी नहीं हो रही है, हो ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस दक्षिण में बर्फबारी नहीं हो सकती। अब बात ये संभावना की है कि क्षमता की है, इस पे डिस्कशन आ जाता है, क्योंकि असली मुद्दा तो यही था। मैं तो आपको दक्षिण समझा रही थी इतनी देर से। क्या वहां बारिश होने की संभावना है क्या? बर्फबारी होने की संभावना है क्या? नहीं है। संभावना का भी केस है कि संभावना तो नहीं है लेकिन केस संभावना का है। दूसरा, क्या वहां के क्लाइमेट में इतनी क्षमता है क्या कि वहां पे बर्फबारी करवा ले? क्षमता किसकी? क्लाइमेट की। वहां की जो जलवायु है उसमें इतनी क्षमता है क्या कि वहां पे बर्फबारी करवा ले? संभावना तो चलो हाँ या ना, संभावना तो 50-50 खेलती है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन क्या भविष्य में भी कभी सोचते हो कि वहां पे क्लाइमेट कोई एडवर्स कंडीशन आ गई कि पूरा बहुत ज्यादा हमारा मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो गई और सब कुछ बदल गया, तब तो बर्फबारी हो जाएगी? लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली अभी तो पॉसिबल नहीं लग रहा। इसका मतलब वहां के क्लाइमेट में क्षमता भी नहीं है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस था जहां एबिलिटी की भी बात हो रही थी कि वहां की क्षमता भी नहीं है। संभावना भी ठीक है लेकिन क्षमता भी नहीं है। तो ऐसे केस में मॉडल कौन सा आता है? कैन। फिर से समझाऊंगी मैं, ध्यान से सुनना। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, हम तो चीजों को इजी रखेंगे। कैसे? मैंने बोला क्षमता की बात आएगी तो मॉडल कैन या मे? अरे बोलो तो। कैन। क्षमता की बात आई तो कैन। अगर संभावना की बात आई तो मे। ये मैंने एक नया केस इंट्रोड्यूस किया कि जहां पे संभावना प्लस क्षमता हो तो किसका पलड़ा भारी रहता है? क्षमता का। और कैन वहां पे यूज करते हैं। ये एक पहली बार एग्जाम्पल इस एग्जाम में पूछा था, ये लिखा जाता था केस, लेकिन इसके इतने एग्जाम्पल्स मिलते भी नहीं थे, कोई पूछता भी नहीं था। आया ये अभी 2021 वाले मेंस में ही आया था आरएएस में। मे इट्स नो दिस फार साउथ। पहली बात तो एग्जामिनर को भी सोचना चाहिए, हर बच्चा जानेगा कि साउथ कौन सा साउथ है ये? भाई इस साउथ का मतलब तो पूरे ग्लोब का साउथ भी हो सकता था, पूरे सदर्न कंट्रीज भी हो सकती थी। लेकिन इसकी भावना मैं समझ गई, इसकी भावना क्या थी? दक्षिण भारत की ये बात कर रहा है।
अब यहाँ इस स्नो का मतलब बर्फबारी होना। अब बात यह आई कि ये संभावना का केस है या क्षमता का केस है। तो मैंने कहा कि क्या संभावना है कि दक्षिण में आप बर्फबारी करवा दो, तो आप सब समझदार हो, दक्षिण में बर्फबारी तो नहीं हो सकती, वहां तो इतनी ज्यादा धूप पड़ती है ना। और नेक्स्ट चीज क्षमता, वहां के क्लाइमेट में भी क्षमता नहीं, कितनी ह्यूमिडिटी रहती है वहां पे साउथ इंडिया के अंदर, लोगों का कलर डार्क हो गया बेचारों का वहां पे रहते रहते, इतनी ज्यादा गर्मी है वहां पे, तो वहां की क्षमता भी नहीं है और वहां पे संभावना भी नहीं है। तो इस तरह के केसेस को हम किस में डील करते हैं, एबिलिटी प्लस पॉसिबिलिटी। मॉडल कौन सा आएगा, कैन। क्लियर है, लिखो अब इसको इसी तरीके से चित्र बना के पूरा, क्योंकि क्या होता है एग्जाम के अंदर, अब जैसे ये आरएस में पूछा, कोई इनके अंदर वो नहीं है ये दोबारा इसको रिपीट कर देंगे, वहां इसको रिपीट कर देंगे किसी भी एग्जाम में। ठीक है, हाँ एक इजी एग्जाम्पल लिख देते हैं। बचर शॉप, बचर शॉप मतलब जहां पे कटाई छटाई चलती हो, वहां से कभी कपड़े खरीदे सकते हो क्या, उस दुकान पे सोचते हो कपड़े मिलेंगे ना, तो क्षमता है, क्षमता इन द सेंस उसके पास स्टॉक ही नहीं है कपड़ों का, और ना संभावना है, तो अगेन संभावना प्लस एबिलिटी। तो मुझे लगा आप ये जानते हो इसीलिए मैंने ऐसा एग्जांपल लिखा। दूसरी शॉप लिख लो, ग्रोसरी शॉप कर दो, है ना, ग्रोसरी शॉप कर दो, अच्छा लिख दो, शुद्ध सात्विक लिखना चाहिए, मैं तो क्या है तामसिक हूं इसलिए तामसिक लिख दिया। हाँ कैन नहीं, कैन योर बचर शॉप, तुम्हारी दुकान, आपको यू से बनाए तो कैन यू सेल क्लोथ्स फ्रॉम योर बचर शॉप, वैसे लिख दो। ये तीसरा केस है कैन मॉडल का अपना, ठीक है क्या, तीनों पढ़ लिए। हमेशा याद कौन से वाला रखना है, याद कौन से वाला रखना है, शुरू वाला। एबिलिटी तो हमेशा ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम में उससे संबंधित ट्रांसलेशन आएगा। ये तो क्या है कि मैं हर चीज टच जरूर करूंगी, मान लो इन केस ये आ गया वहां पे, या आप में से कोई भविष्य में आरएस बनना चाहता हो, चाहता है क्या कोई, अभी तो नहीं चाहते, है ना, दिख रहा है ना सबको। वैसे भी इसको देख लेना कैसे डालोगे ऑनलाइन में, मैंने तो लिख दिया अब। चलो नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 9, इसको मैं वापस रिवाइज करवा दूंगी, 9 नंबर लिखो कोड, नेक्स्ट मॉडल लिखो कोड। बिल्कुल टेस्ट सीरीज कंप्लीट ऑलरेडी अपलोड भी कर रखी है, जब तक आप वो प्रैक्टिस करो, अपडेटेड भी हम 1 महीने में डाल देंगे, होली बाद सारे अपडेटेड पेपर मिल जाएंगे आपको। कोड मॉडल लिखो। अब जो कैन प्रेजेंट में काम करता है ना, पहला यूज तो इसका क्या ही होता है, कैन जो प्रेजेंट में काम करता है ना, वही ये किस में करता है, पास्ट में, यानी पास्ट की क्षमता बताता है, पास्ट की कैपेसिटी, पहला यूज। दूसरा यूज पहले सुन लो, मैं सारा लिख दूं फिर लिख लेना। पहला यूज तो पास्ट की क्षमता, ठीक है। दूसरा यूज इसका इस्तेमाल होता है, अभी बताया था, रिक्वेस्ट कैसी, पोलाइट। अब विनम्रता वाली जो रिक्वेस्ट है वो कौन सा मॉडल, और इसका ट्रांसलेशन पूछा जा चुका है एग्जाम में ऑलरेडी, ठीक है, ये आपके एग्जाम में एलडीसी में ही पूछा हुआ है, पोलाइट रिक्वेस्ट वाला ट्रांसलेशन। तीसरा, एक जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैन का क्या बनता है, कुड। ये तो अब आपको भी आ जाना चाहिए। अब एग्जाम्पल लिखते हैं, चलिए। पास्ट की क्षमता, शी could speak several languages,
हिंदी भी लिखा करो, कोशिश किया करो, मैं हिंदी तो बताती हूँ, ट्रांसलेशन के फॉर्म में हिंदी भी लिख लो। शी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस व्हेन शी वॉज यंग। जब वो जवान थी, सेवरल लैंग्वेजेस मतलब कई भाषाएं, कई भाषाएं बोल सकती थी। एबिलिटी की बात है, बोल सकी। पोलाइट रिक्वेस्ट वाला देखो, पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? विनम्र निवेदन। जैसे कुड यू लैंड मी मनी, क्या तुम मुझे पैसे उधार दे सकते हो? कुड यू प्लीज ओपन द डोर। इनका हिंदी जरूर लिख लेना, ये इस वाले का। क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? और यहाँ तो कृपया है, जरूरी नहीं है हमेशा प्लीज लगा हुआ है कि आप सोचो कि प्लीज लगेगा कुड के साथ में कृपया दिखाने के लिए। कुड में अंडरस्टूड है, अगर पोलाइट रिक्वेस्ट है तो आपको पोलाइट बनना ही पड़ेगा, ये अंडरस्टूड है। इसमें बार बार आपको प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने एक बिना प्लीज के लिखा है और एक प्लीज के साथ में लिखा है। दिख तो रहा है ना आपको? और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर कैन का कोड बनता है। शी सैड शी कैन डू इट, शी सैड दैट शी कुड डू इट, बस कैन का कोड चेंज करना है। अच्छा, इसमें टेस्ट सीरीज अभी नहीं डाली है तो मैं टीम को बोल देती हूँ इसमें टेस्ट सीरीज डाल देंगे। लिख लिया क्या? लिख लिए? नहीं लिखा? वापस समझा रही हूँ, सुन लेना। क्षमता मेरी अभी की है, कैन या कुड? अभी की। प्रेजेंट की या फ्यूचर की? फ्यूचर के लिए अलग से कोई मॉडल नहीं आएगा। प्रेजेंट की क्षमता हो चाहे फ्यूचर की क्षमता हो, मॉडल कौन सा? कैन। क्षमता मेरी पास्ट की है, मॉडल कौन सा? नॉर्मल रिक्वेस्ट, कैन आ जाएगा। लेकिन रिक्वेस्ट नॉर्मल हो नहीं सकती, जब रिक्वेस्ट कर ही दिए तो पोलाइट रिक्वेस्ट, मॉडल कौन सा? कोड। और अगर मुझे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो कैन किस में चेंज होता है? मे किस में चेंज होता है? शैल किस में चेंज होता है? सिर्फ शुड में? शुड और वुड दोनों में। ऐसे भूल जाओगे। मैंने बोला था नॉर्मल केस में तो वुड में ही जाएगा, जब तक बात किसकी नहीं हो, बात जब तक सजेशन की नहीं हो तब तक शुड में नहीं जाएगा, क्योंकि शुड का काम ही सजेशन है। विल किस में चेंज होगा? वुड में। क्लियर है ये चीज? तो ये हमेशा ध्यान रखना, भूला मत करो आप। लिख लिया ये? अब देखो कुछ स्पेशल मॉडल पढ़ते हैं। अब अगली नॉर्मल मॉडल सारे खत्म हो गए ना? कोई मैं भूल गई हूं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और क्या लिखवाया है? विल शैल लिखवा दिए। अब लिखो स्पेशल मॉडल, अगली हेडिंग है। हाँ, यस। बिल्कुल, वो तो जो सेम नियम है ना फ्यूचर टेंस वाला, वो एकदम सेम एप्लीकेबल है। बट मैंने ये बोला कि अभी मॉडर्न इंग्लिश में शैल की जगह विल को भी प्रेफरेंस में रखा जा रहा है। नहीं, ऐसा कोई केस नहीं है अब, वो पहले चलते थे। मॉडर्न इंग्लिश में दोनों चल रहा है, दोनों चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है, 100% आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा ना। तभी तो मैं बार बार लिखती हूँ आई विल डू इट, है ना, इसी तरीके से। चलिए, स्पेशल मॉडल क्या होते हैं? नॉर्मल मॉडल से थोड़े से अलग होते हैं। कौन कौन से हैं वो सारे हम एक साथ देखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे सेमी मॉडल। एक तो नॉर्मल मॉडल पढ़ लिए, नॉर्मल मॉडल पढ़ लिए ना, अब कौन से मॉडल है? स्पेशल मॉडल। और तीसरे कौन से पढ़ेंगे? सेमी मॉडल्स पढ़ेंगे। स्पेशल मॉडल में सबसे पहला होता है नीड। अभी लिखना मत, नंबर मत डालना, मतलब सबसे पहले मैं ये शब्द नीड आपको समझाऊंगी, नोट डाल के लिखना है नीड के बारे में। क्या करके? नोट डाल के लिखना है नीड के बारे में। मॉडल नहीं है, नीड मॉडल नहीं है, नीड नॉट मॉडल होता है। तो मैं यहाँ सिर्फ नीड वर्ड के बारे में आपको समझा रही हूँ कि नीड क्या होता है। चलो, आपको मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप मुझे बताओ कि नीड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? क्या ये नाउन है? नाउन है क्या? नाउन है। हिंदी में क्या बोलूंगी इसको? आवश्यकता।
तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी आवश्यकता, इसकी आवश्यकता, मेरी आवश्यकता, नाउन तो है। तो पहला केस तो ये क्या बनती है, नाउन बनती है, और इसका अर्थ क्या होता है, आवश्यकता। थोड़ी सी जगह छोड़ दूंगी, एग्जाम्पल लिखेंगे। चलिए, इसका दूसरा केस, और इसके बारे में सोचो और क्या बन सकता है। अब जब मैंने बोला ये कि मॉडल में पढ़ रहे हैं तो मॉडल में भी कुछ बनती होगी, तो ये मॉडल भी बनती है, मॉडल वर्ब भी बनती है। नीड नॉट, क्या बनती है, नीड नॉट, यानी नेगेटिव के अंदर ये सामान्यतः काम में ली जाती है। मॉडल क्या बनता है, नीड नॉट। अच्छा, ये मॉडल है तो इसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म, आवश्यकता नहीं रखना। नीड नॉट है तो आवश्यकता नहीं रखने के सेंस में ही काम आएगी। तीसरा, ये मेन वर्ब भी बनती है, मॉडल वर्ब नहीं, मेन वर्ब भी बनती है। नीड, नीडेड, नीडेड, क्लियर है। मेन वर्ब जब बनती है तो भी ये क्या भाव रखेगी, आवश्यकता रखने का। यहां नहीं रखनी है, नॉट लगा दिया, यहां रखनी है, आवश्यकता रखने का। सारा इसका खेल पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही है, इसके एग्जाम्पल से। जैसे आई हैव नीड ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, अगला देखो, यू नीड नॉट गो देयर। आई नीड अ लैपटॉप। अब देखो, सुनना, मैंने क्या बोला, नीड के तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि तीनों काम में आएंगे, तीनों एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला, नीड नाउन बनती है, जिसका मतलब क्या होता है, आवश्यकता। मेरे साथ ट्रांसलेट करो, ये जो हैव होता है ना, ये हैव मेन वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब भी होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये जो हैव होता है ये मेन वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है। ये हैव हो गया, ये डू हो गया, ये मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। मेन वर्ब किस में फॉर्म चलती है, हैव, हैड, हैड, और इसका अर्थ क्या होता है, किसी चीज का पोजेशन, रखना, किसी चीज को रखना या पोजेशन। और डू का मतलब होता है मेन वर्ब के फॉर्म में करना। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में ये कौन से टेंस में आता है, हैव, परफेक्ट टेंस में, हेल्पिंग वर्ब में परफेक्ट टेंस में। और ये डू हेल्पिंग वर्ब में कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में, ये प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद डू के बाद में हेल्पिंग वर्ब में, इसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट। ये मैं आगे बताऊंगी टेंस में ना, सिर्फ एक आइडिया दे रही हूं। और परफेक्ट में इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये डू मेन वर्ब करने का सेंस देता है, डू, डिड, डन। हमला समझ में आ गया। हैव हेल्पिंग वर्ब है क्या, है क्या हेल्पिंग वर्ब, कौन से टेंस की, परफेक्ट की, अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। हैव मेन वर्ब है क्या, क्या भाव देता है, किसी चीज को रखने का। जैसे मैंने बोला, आई हैव 2 चिल्ड्रन, मेरे कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो मैं वो 2 बच्चे रखती हूँ, पोजेशन है मेरा। और एक मैंने लिखा, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन माई डिनर, मैंने अपना क्या ले लिया है, डिनर ले लिया है, मतलब खाना खा लिया है। यहां बात है परफेक्ट टेंस, काम हो चुका है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां मैं रखती हूं इसके बाद में, क्योंकि हेल्पिंग ये मेन वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, रखती हूँ, क्या रखती हूँ, 2 बच्चे, ये मेन वर्ब है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है। वो तो ठीक है, मुझे तो पता चल रहा है, आपको कैसे पता चलेगा, कोई बता सकता है। एग्जैक्टली, बी स्मार्ट। जब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी तो इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और जब ये मेन वर्ब बनेगी तो ये ऑब्जेक्ट लेगी, और ऑब्जेक्ट का मतलब या तो नाउन लेगी या प्रोनाउन लेगी। बच्चे मेरे नाउन है या प्रोनाउन है, नाउन ही होंगे। ये कौन है, बच्चे हैं। समझ में आ गया मामला, लिखो इस चीज को एक बारी। ऐसे ही अगर डू के एग्जाम्पल मुझे लिखने हो तो लिख सकते हैं ना अपन, डू के भी लिख दूं क्या।
आई डू हार्ड वर्क, मैं करती हूँ, क्या करती हूँ? हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करती हूँ। यहाँ मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, कैसे पता चला? आगे यहाँ पे वर्ब नहीं आई है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। आई डू नॉट वॉन्ट अ लैपटॉप, मैं नहीं चाहती हूँ, डू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहीं चाहती हूँ क्या? लैपटॉप नहीं चाहती हूँ। क्लियर है? अब किसी के दिमाग में ये आया क्या कि यहाँ पे आपने नेगेटिव ही क्यों बनाया, इसका तो अफर्मेटिव बना दो, तब डू लगाओ, यहाँ जैसे अफर्मेटिव बनाया, आया है क्या किसी के दिमाग में? जैसे मैंने यहाँ सिंपल सेंटेंस बनाया, नॉट नहीं लगाया, तो इसका नॉट के बिना बनाओ डू का, नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? प्रेजेंट सिंपल SCIS से बनता है, वो टेंस में बताएंगे, है ना? तो इसीलिए लोड नहीं लेना, आपके मन के सवाल आपसे ज्यादा मैं जान रही हूं। क्या? वो अभी नहीं लिखना है, उस पर चलेंगे, उसमें तो अभी कुछ बताया ही नहीं है, उसके लिए ये तैयारी है। हाँ, हिंदी अर्थ बताना है, किसका हिंदी अर्थ बताऊं? इसका, मेरे 2 बच्चे हैं, या मैं 2 बच्चे रखती हूँ, बात तो एक ही है, हिंदी में दोनों तरीके से बोला जा सकता है। मैंने डिनर, डिनर ले लिया है मतलब डिनर कर लिया है। डिनर को क्या बोलते हैं, रात के खाने को? इसका इधर लिख देती हूँ, मैं कठिन परिश्रम करती हूँ, मैं एक लैपटॉप नहीं चाहती हूँ, और आई डू नॉट, नहीं चाहती हूँ। लो, ट्रांसलेशन भी लिख दिया। ये मैंने क्यों बताया है? हम तो मॉडल पढ़ रहे थे ना, बट हमें इसकी जरूरत महसूस हुई कि हैव और डू दोनों बनते हैं, तो मैंने ये लिख दिया, है ना? एक तरह से नोट डाल के लिख लो, ये क्या है, ये नोट डाल के लिख लो, एक नोट है, एक इंफॉर्मेशन है जो आपके काम आएगी आगे तक। अब मैं जब भी पूछूं हैव का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप क्या बोलोगे? हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। डू का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब को जरूरत होती है आगे मेन वर्ब की, और मेन वर्ब को नहीं जरूरत होती है ना किसी वर्ब की, आगे ऑब्जेक्ट ले सकती है। चलिए चेंज करूं स्लाइड, बता देना, लिख लो, आराम से लिख लो। ठीक है क्या? चेंज करूं स्लाइड? अब जो हमने स्टार्ट किए थे स्पेशल मॉडल, वो तो नोट डाल के लिखा, अब स्पेशल मॉडल में नोट 2 है ये, क्योंकि इसमें भी अपन नीड के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चल रही है, अभी मैंने स्पेशल मॉडल नंबर शुरू ही नहीं किया है। ठीक है, नोट डाल के क्या लिखना है कि नीड नाउन भी होता है, नीड आपका क्या होता है, मॉडल वर्ब भी होता है। अब देख लो, पहले इसको समझ लो, उसके बाद में लिखना है ना। स्पेशल मॉडल मैंने हेल्डिंग डलवाई थी और मैंने बोला कि नीड के 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नीड क्या होता है? नाउन भी होता है। अब मैं इस हैव पे बात कर रही थी आपसे, आई हैव, कौन सा वाला हैव है ये? हेल्पिंग वर्ब वाला, मेन वर्ब वाला? कितने लोग कह रहे हैं हेल्पिंग वर्ब वाला है, हाथ ऊपर करें। कितने लोग कह रहे हैं मेन वर्ब वाला है, वो हाथ ऊपर करें। मेन वर्ब वाला कितने लोग कह रहे हैं, हाथ ऊपर करें। पैन ऊपर नहीं, हाथ ऊपर करें। कैसे पहचानते हैं कि मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? अरे अर्थ छोड़ो, रखने वाले पे मेन वर्ब होता है। आपने तो हेल्पिंग वर्ब पे आते हुए, मैं कह रही हूं मेरे को तो अर्थ नहीं आ रहा, छोड़ो। अर्थ ही आ रहा होता तो यहां थोड़ी बैठ रहे होते, कुछ सिस्टम भी तो होना चाहिए चीजों का। आपने क्यों इसको हेल्पिंग वर्ब बोला? क्यों? नीड वर्ब नहीं, वो नहीं होता क्या, ऑब्जेक्ट नाउन नहीं होता? आपने बोला ये हेल्पिंग वर्ब है, और मैंने अभी बताया था कि जब हेल्पिंग वर्ब होती है
तो अपने बाद क्या लेती है, ये है क्या थर्ड फॉर्म? तो मुझे तो पता चल गया कि ये नहीं है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ क्या बन रही है, मेन वर्ब बन रही है। और क्या सेंस दे रही है, मैं आवश्यकता रखती हूं किसकी, आई हैव नीड, मैं आवश्यकता रखती हूं किसकी, एक कंप्यूटर की। समझ में आया? फिर से बता रही हूं, फिर से सुन लो, लिख बाद में लेना, लिखते ही रह जाओगे वरना। मैंने कहा नाउन होती है, अभी मैंने हैव पढ़ाया था आपको पिछली स्लाइड में और बोला कि हैव मेन वर्ब भी होता है और हैव हेल्पिंग वर्ब भी होता है। सबने पढ़ा, एक ने सिर्फ सही आंसर किया। मैं कैसे पहचानूं कि हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? मैं तो इसके आगे क्या आ रहा है उससे देखूंगी। आगे अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म बैठी है तो ये हैव क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को ही तो मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है। और आगे अगर ऑब्जेक्ट बैठा है, ऑब्जेक्ट बोले तो नाउन या प्रोनाउन कुछ भी, तो फिर ये क्या बन जाएगा, मेन वर्ब। और अर्थ क्या देने लगेगा, पोजीशन वाला, रखने वाला, मैं रखता हूं, क्या रखता हूं, आवश्यकता किसकी, कंप्यूटर की। समझ में आया? तो हिंदी में भी लिखो इसको, मैं एक कंप्यूटर की आवश्यकता रखता हूं। अभी मत लिखो, दूसरा भी देख लो। दूसरा देखो, सेकेंड है मॉडल वर्ब बनती है, ये क्या बनती है, मॉडल वर्ब। तब ये नेगेटिव में बनती है, कैसे, नीड नॉट, नीड नॉट मिलके मॉडल वर्ब बनता है। क्या, नीड नॉट मिलके मॉडल वर्ब बनता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। यहां टू लगा दूं क्या बीच में? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ क्या लग जाता है, टू। क्या यहाँ पे टू आ सकता है क्या बीच में? क्यों नहीं आ सकता? हर जगह क्यों का जवाब चाहिए। मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्या, क्या है, प्रेपोजिशन है। टू क्या है, प्रेपोजिशन है, तो टू लिख के काट देना। ये क्वेश्चन आता ही आता है एरर में। चलो तीसरा केस देखो, मेन वर्ब भी बनता है। अरे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब समझ में आ रही है क्या? मेरे को आपकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है आपको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी समझ नहीं आ रही है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पर जानते हो, हेल्पर क्या करता है, मदद करता है, साथ देता है। तो हेल्पिंग वर्ब भी सिर्फ साथ ही देती है। अरे दूल्हे का साथ, दूल्हे का दोस्त दे देगा, दूल्हा थोड़ी बन जाएगा वो, सिर्फ साथ ही देगा। तो दूल्हा मेन वर्ब है, दूल्हा कौन है, मेन वर्ब है, और साथी दोस्त हेल्पिंग वर्ब है उसकी। दूल्हा अकेला शादी में जा सकता है, दोस्त के बिना भी अकेला बैठ सकता है, मेन वर्ब, लेकिन वो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, दोस्त भी। क्लियर है क्या? तो हैव हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है। मुझे कैसे पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? जब वो हेल्पिंग वर्ब होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब, जो काम दिखाती है। मैं ये काम करती हूँ, मैं गाती हूँ, मैं नाचती हूँ, मैं खाती हूँ, क्या करती हूँ, वो काम दिखाती है मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब सिर्फ सहायता करती है। तो आप ये बोलो कि ये तो एक काम करो कि हमें एक साथ बता दो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, वो भी बता देंगे। मॉडल, सारे मॉडल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सारे मॉडल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और कौन कौन सी, जैसे प्रेजेंट टेंस में डू डज हो गया, इज एम आर हो गया, हैज हैव हो गया, हैज बीन हैव बीन हो गया। पास्ट में चलो तो डिड हो गया, वॉज वर हो गया, हैड हो गया, हैड बीन हो गया, ठीक है। और फ्यूचर के अंदर विल बी, शैल, ये सारे जो हम मॉडल में भी पढ़ चुके हैं। समझ में आया? अब इसको लिखो। हाँ ये और देख लो, मेन वर्ब। अगेन यहां पे मुझे कैसे पता चला ये मेन वर्ब है, नीड, ये ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट ले रही है, तो मॉडल क्यों नहीं है ये? अगर ये मॉडल होता तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। लैपटॉप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्या? काम थोड़ी कर रहा है लैपटॉप उठ के, नहीं कर रहा। लिखो एक बारी वापस, बत समझाऊंगी। जब तक आपकी शक्ल से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तब तक समझाऊंगी, चाहे एक टॉपिक 10-15 दिन हो जाए। यही डिफरेंस रहता है, क्लासरूम में कोई चीज होती है उसका। अब ऑनलाइन वाले तो क्या है कि ना कुछ बोलते हैं, सुन लेते हैं बस। आपकी तो क्या मुझे शक्ल दिख जाती है। समझ आया कि नहीं आया? लिखो इसको, वापस बताएंगे। बहुत क्रूशियल कॉन्सेप्ट है ये हैव वाला ना। जब टेंस पढ़ाऊंगी ना तो इसकी एक शीट करवा देंगे हैव की, तो आपको और समझ में आ जाएगा। लिख लो इसको। किसी के लिए डोज भारी तो नहीं हुआ है ना? हुआ है क्या, बता देना।
दो तरह के डोज होते हैं, कंफ्यूजिबल वर्ड में आते हैं, मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ, आप गलत समझ रहे हो। एक ये वाला डोज और एक ये वाला डोज कंफ्यूजिबल वर्ड में आता है। इस डोज का मतलब होता है खुराक, किसी की भी लो खुराक है। इस डोज का मतलब जेडी वाला, इसका मतलब होता है झपकी लेना, कंफ्यूजिबल वर्ड में आता है, पढ़ाएंगे। एक लिख के दे रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने ही अपने आप में डोज है। इतना डिफिकल्ट लग रहा है क्या आप लोगों को? मैं 100% ट्राई करूंगी कि इसको आसान बना के पेश करूं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि जहां नहीं समझ में आए खड़े होके पूछो। मैं आपका फेस पढ़ सकती हूँ, आपका मन नहीं पढ़ सकती। बता दिया करो, है ना, मैं एक चीज 3 बार बता दूंगी, क्लास के पहले क्लास के बाद अलग से पूछ लिया करो, लेकिन समझ के ही जाना है, वरना मुझे रिग्रेट फील होगा। करे रिवाइज? अब कॉपी रख दो, अगर लिख दिया तो। लिख लिया सबने? छोड़ो ये क्या लिखा है, सिर्फ मेरी बात सुनो। मैंने कहा डू और हैव दो ऐसे शब्द हैं जो क्या क्या बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बनते हैं और मेन वर्ब भी बनते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो हेल्पिंग वर्ब अगर हैव बनेगा तो उसके बाद में क्या आएगा? मेन वर्ब आएगी। वो भी छोड़ो कौन सी फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब बन रहा है तो हेल्पर को तो एक मेन आदमी की जरूरत पड़ती है। अरे दोस्त का दूल्हा अकेला थोड़ी पढ़ना लाएगा, दूल्हे की भी तो जरूरत पड़ेगी, तो मेन वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब को किसकी जरूरत है? मेन वर्ब की। और हैव जब मेन वर्ब बनेगा तो उसको अपने बाद किसकी जरूरत है? ऑब्जेक्ट की, क्योंकि मैंने आपको बताया था वर्ब का क्या? ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब बन रही है इसलिए इसका क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कौन कौन? या तो नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कौन कौन? या तो नाउन या प्रोनाउन। चलो ठीक है, हैव अगर मेरा मेन वर्ब बना तो अपने बाद में या तो नाउन लेगा या प्रोनाउन लेगा, और अर्थ क्या देता है? रखने का। और जब ये हेल्पिंग वर्ब बनता है तो इसके बाद में क्या आता है? मेन वर्ब आती है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ऐसे ही डू, डू का मतलब आपने भी बचपन से सुना होगा, डू मतलब करना, लेकिन ये कब? जब वो मेन वर्ब बन रही है। क्या बन रही है? मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद में क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कौन? नाउन या प्रोनाउन। जिनको ये मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्या बोल रही हूँ, वो ऐसे लिख लो, डू हो गया, हैव हो गया, ये जब क्या बन रही है? मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के बाद में क्या आएगा इनके बाद में? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या? या तो नाउन या प्रोनाउन। ठीक है क्या? और जब ये क्या बन रही है? हेल्पिंग वर्ब। जिस तरह से आपको पढ़ना है उस तरह से देख लो, ये डू और हैव, इनके बाद अब जब ये हेल्पिंग वर्ब बन रही है, हेल्प करने वाली, तो अब मुझे क्या चाहिए इसके बाद में? ऑब्जेक्ट चाहिए या मेन वर्ब? मेन वर्ब चाहिए। अब समझ में आ रही है चीजें? मेन वर्ब। ऊपर वाले को मेन वर्ब कौन सी फॉर्म चाहिए होती है? फर्स्ट फॉर्म। नीचे वाले को कौन सी चाहिए होती है? थर्ड फॉर्म। अब समझ में आई चीजें? ये तो अपन ने पहला नोट पे बात की थी। उसके बाद मैं और आगे बढ़ी, मैंने कहा स्पेशल मॉडल पढ़ाऊंगी आज, लेकिन स्पेशल मॉडल पढ़ाने के लिए, स्पेशल जानकारी के लिए वहां चले गए हम। फिर हम वापस आए स्पेशल मॉडल पे। मैंने कहा ये वर्ड नीड को जानो पहले तो, ये आपकी नीड क्या है कि इस नीड को जानो। अभी तो नीड के बारे में मैंने कहा 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये नाउन बनता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि मुझे आवश्यकता है, तो आवश्यकता शब्द अपने आप में क्या है? नाउन है। इसकी आवश्यकता, मेरी आवश्यकता, तुम्हारी आवश्यकता, समझ में आ गया? नाउन से कंपेयर कर लिया। आई हैव नीड ऑफ अ कंप्यूटर, मैं रखता हूं, क्या रखता हूं? आवश्यकता रखता हूं, किसकी? एक कंप्यूटर की। यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं थी, इसलिए ये क्या बना? मेन वर्ब बना। दूसरा मैंने कहा ये मॉडल, ये मॉडल बनता है किस फॉर्म में? नीड नॉट। और नीड नॉट के बाद में क्या आना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये मॉडल है। मॉडल का तो नियम ही यही कहता है, सब कुछ भूल जाना, लेकिन मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमेशा याद रखना है। आगे मैंने बोला ये मेन वर्ब भी बनता है, और मेन वर्ब का सीधा सा सिद्धांत है, आगे ऑब्जेक्ट लेगा अगर टीवी है तो। अभी मैं उसमें नहीं उलझाऊंगी, अभी यही मानो ऑब्जेक्ट लेगा, है ना, क्योंकि आज आपके लिए डोज हैवी जा रहा है। फिर नीड अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा। मैं आवश्यकता रखती हूँ किसकी? एक लैपटॉप की। क्लियर है इतनी बात? ये हमने आज लिखा। अब जो हमने मॉडल लिखना है, ये लिख लिया ना सबने? पहली हेडिंग किसमें? स्पेशल मॉडल में पहली वर्डिंग कौन सी है? ये नीड नॉट की है।
पहली हेडिंग, पहला मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशल मॉडल में। अभी जो बातचीत कर रहे थे वो क्या था? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसको पढ़ने के लिए। चलिए, नीड नॉट में आपको पता ही है इसके बाद में किसका यूज किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इसका मतलब क्या होता है? आवश्यकता नहीं रखने के सेंस में। इसका एग्जाम्पल बोलो। वी नीड नॉट टॉक अबाउट इट। हम आवश्यकता नहीं रखते हैं इस बारे में बात करने की। अब लिख लो, ये नीड खत्म है, चालू होते ही खत्म हो जाता है अगर नीड वर्ड समझ में आ गया तो। ठीक है, इसके बाद में दूसरा मॉडल आएगा, हैड बेटर। इसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? हमेशा ध्यान रखना, जो नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल मॉडल और ये स्पेशल मॉडल, सेमी नहीं, नॉर्मल मॉडल और स्पेशल मॉडल, जब भी इनके बाद में नॉट लगाना हो, नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो इनके जस्ट बाद लगा दो। जैसे नॉर्मल सेंटेंस लिख रही हूं, लिखना मत, बस जो बात बोली है उसको समझा रही हूं। यू शुड, मुझे नेगेटिव बनाना है, यू शुड गो देयर, नेगेटिव बनाना है, कैसे बनाऊंगी? यू शुड नॉट गो देयर। तो कौन कौन से के अंदर ऐसा होता है? नॉर्मल मॉडल जो शुरू में हम पढ़ के आए 8-9, और कौन से मॉडल? स्पेशल मॉडल। क्योंकि अभी आगे एक मॉडल और आएंगे, कौन से? सेमी, उनके बाद में नॉट यहां नहीं लगता, इसीलिए ये केस बताया है। तो ये एक बस नोट डाल के लिख लो, या कल लिखवाऊं? कल लिखवा देंगे, मुझे याद दिलवाना, ये नोट लिखवाना है बस, है ना, आते ही। चलो, जो पढ़ा रही हूँ प्लीज उसको याद करके आया करो, है ना। मैं तो कोशिश करती हूँ रिवाइज करूं, रिवीजन में ही अपना टाइम निकल जाता है, लेकिन कल अपन आके इनको मॉडल्स को खत्म करेंगे, स्पेशल मॉडल परसों के लिए रख लेंगे, और फिर एक दिन अपन क्लास लेंगे जिस दिन आपका टेस्ट होगा, आते ही टेस्ट में ट्रांसलेशन दिया होगा सबका और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, फिर मैं सोल्यूशन करवाऊंगी, आधे घंटे टेस्ट और आधे घंटे सोल्यूशन। रेडी हो सभी? पर मैं बताऊंगी नहीं कि किस दिन टेस्ट होगा, वरना क्लास में कोई आएगा ही नहीं, है ना। तो नंबर कम आ जाए लेकिन आना सभी को ही है। चलो, थैंक यू सो मच, इसको पढ़ के आना आप लोग।